friends, I hope you all are doing good. I am Shubhi Aluwalia, your business teaching buddy. अब हम कंटिन्यू करेंगे अपना 7th चैप्टर जिसका नाम है सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। आज का सबसे पहला टॉपिक है इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स यानी कि ICD। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स आर unsecured short-term deposits made by one company with another company। अब हमने हमारी पिछली वीडियो में पढ़ा था ट्रेड क्रेडिट क्या होता है। वहाँ पे एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को पर्सनल बेसिस पे क्रेडिट प्रोवाइड करता है। यहाँ पे सेम केस है, पर द डिफरेंस इज कि वहाँ पे एक बिजनेसमैन था, यहाँ पे एक कंपनी है। एक कंपनी दूसरी कंपनी को अनसिक्योर्ड लोन्स प्रोवाइड करती हैं फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। These deposits are essentially brokered deposits, यानी कि इनका मतलब हुआ कि यहाँ पे ब्रोकर्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। The rate of interest on these deposits are higher than that of banks and any other market। जो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो हायर होता है किसी भी बैंक से या किसी भी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से एंड इन जनरल मार्केट से। द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ ICDs इज दैट द ट्रांजैक्शन इज फ्री फ्रॉम लीगल हैसल्स। अब यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है? जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, पेपर वर्क है, रेड टेपिज्म है, इन सारी चीज़ों से ये ट्रांजैक्शंस फ्री होती हैं। नाउ वी हैव टाइप्स ऑफ ICDs। क्या क्या टाइप्स होती हैं? ये डिवाइडेड हैं ड्यूरेशंस के बेसिस पे। सबसे पहले है हमारे पास 3 months डिपॉजिट्स, यानी कि वो डिपॉजिट्स जो एज द नेम सजेस्ट 3 months के लिए होता है ब्रॉडली। These deposits are generally considered by borrowers to solve problems of short-term capital inadequacy। ये short term यानी कि 3 months जितने टाइम के capital inadequacy को solve करने में help करता है। The annual rate of interest for these deposits is around 12%। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे पे करना पड़ता है वो जनरली होता है 12%। नेक्स्ट वी हैव 6 months डिपॉजिट्स। इट इज़ यूजुअली मेड बाय फर्स्ट क्लास बोरोअर्स। द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर दीज डिपॉजिट्स इज अराउंड 15%। अब इन डिपॉजिट्स को कौन बोरो करते हैं? इनको बोरो करते हैं फर्स्ट क्लास बोरोअर्स एंड देन इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15% which is 3% higher than 3 month deposits। The last type we have is call deposits। This deposit can be withdrawn by the lender on a day's notice, यानी कि उसने फ़ोन किया कि भैया पैसे वापस कर दो एंड आपको पैसे वापस करने पड़ेंगे, कि इसका एक रूल है। The annual rate of interest on call deposits is around 10%। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका सबसे कम क्यों है? मेरे अकॉर्डिंग जितना मैं जज कर पाई उससे मेरे को ये समझ में आया क्योंकि यहाँ पे जो बोरोअर है उसको कोई गारंटी नहीं है कि वो कितने टाइम तक वो डिपॉजिट्स अपने पास रख पाएगा, यानी कि वो कितने पीरियड के लिए वो चीज़ बोरो कर रहा है, कोई गारंटी नहीं है। एज अगर जो लेंडर है उसको ज़रूरत पड़ी या उसका मन बना तो वो कॉल कर देगा एक दिन पहले एंड पैसे वापस करने पड़ेंगे। सो क्योंकि यहाँ पे ये फैसिलिटी है कि आपको कभी भी आपके पैसे वापस मिल सकते हैं, इसलिए यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। अब हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ ICDs। सबसे पहले है दीज ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस बिटवीन 2 कंपनीज, यानी कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को उधार देती है विच इज़ अनसिक्योर्ड। सो ये ट्रांजैक्शन है बिटवीन 2 कंपनीज, नॉट 2 इंडिविजुअल्स। सेकेंड वी हैव दीज आर शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स। ये शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स होते हैं, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में हेल्प करते हैं। थर्ड वी हैव दीज आर अनसिक्योर्ड डिपॉजिट।
हमने मीनिंग में ही पढ़ा था कि ये अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म लोन टाइप्स होता है जो एक कंपनी दूसरी कंपनी को देती है. Fourth, we have these transactions are generally completed through brokers. Again, हमने हमारे मीनिंग में ही देखा था कि यहाँ पे ब्रोकर्स की इन्वॉल्वमेंट होती है. Fifth, we have these deposits have no organized market. अब क्योंकि यहाँ पे कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये अनसिक्योर्ड है, तो इनकी कोई पर्टिकुलर मार्केट्स नहीं होती है. यहाँ कंपनीज़ के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होती है एंड उनका अपना ही कोई ना कोई पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो लोन्स प्रोवाइड करते हैं विच आर अनसिक्योर्ड एंड ये हर किसी को नहीं दिए जाते. उन कंपनीज़ को दिए जाते हैं जिनके साथ रेपो अच्छा हो, जिनके साथ अच्छी खासी रेपुटेशन हो एंड गुडविल हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं अपनी कंपनी चला रही हूँ तो मैं ऐसे ही किसी को भी अनसिक्योर्ड लोन नहीं दे सकती. एज़ अगर वो बैड डेट में कन्वर्ट हो गया, यानी कि उस कंपनी ने पैसे वापस नहीं किए, तो मेरे पैसे तो डूब गए एंड मेरे पास उसका कोई प्रूफ भी नहीं है क्योंकि वो अनसिक्योर्ड है, यानी कि मोटे मोटे तौर पे कोई पेपर वर्क नहीं हुआ. एंड ऑल्सो यहाँ पे कोई लीगल रिस्ट्रिक्शंस या लीगल फ्रेमवर्क एक्टिव नहीं है, तो मैं तो कम्प्लीटली घाटे में हो जाऊँगी. इसलिए मैं अगर एक एज अ कंपनी ओनर या मेरी कंपनी सिर्फ उस कंपनी को ऐसा अनसिक्योर्ड लोन देगी जहाँ पे मेरी बहुत अच्छी रेपो हो, गुडविल हो उस कंपनी के साथ, उस कंपनी का मार्केट में नाम हो एंड वो अच्छे से चल रही हो. Sixth, we have these deposits have no legal formalities. Again, no legal framework is active here एंड किसी भी तरह की लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती. जो भी ट्रांसफ़र ऑफ मनी है वो आपस की अंडरस्टैंडिंग से हो जाता है. सेवेंथ, दीज आर रिस्की डिपॉजिट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द लेंडर. अब जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था अपनी कंपनी का, अगर मैं ऐसे ही किसी को अनसिक्योर्ड लोन दे दूँ तो मैं तो घाटे में होने के मेरे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता है इन जनरल किसी भी लेंडर के लिए. इसलिए लेंडर्स ऑलवेज प्रायोरिटाइज दोज कंपनीज इन केस उनको लोन्स देने पड़ते हैं कि जिनके साथ बहुत अच्छा रेपो हो, अच्छी गुडविल हो एंड उनकी मार्केट में रेप्यूटेशन हो. अब हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट, यानी कि इंटरनेशनल मार्केट से कैसे कैपिटल रेस किया जा सकता है या कैसे फंड्स बोरो किए जा सकते हैं. इसमें सबसे पहले है हमारे पास ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, यानी कि GDR. The GDR is an instrument which the companies of a country issue in US dollar in order to obtain foreign capital. अब जो GDR होता है वो ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसे इशू किया जाता है सिर्फ और सिर्फ US डॉलर्स में, किसी और करेंसी में इन्हें इशू नहीं किया जा सकता. एंड नाउ दीज आर डन इन ऑर्डर टू रेज फॉरेन कैपिटल, i.e. capital from foreign markets. They are traded in all those foreign share market where they have been listed. अब हर उस फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज मार्केट से इन्हें इशू किया जा सकता है या इन्हें लिया जा सकता है जिसमें ये लिस्टेड होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज. अब ये एक काफ़ी फेमस स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ से GDRs लिए जा सकते हैं एंड जहाँ पे GDRs इशू किए जाते हैं. अब हम बात करें फीचर्स की, तो सबसे पहले है हमारे पास GDR कैन बी लिस्टेड ऑन एनी अमेरिकन एंड यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज. अब हमने मीनिंग में पढ़ा कि ये हर उस स्टॉक एक्सचेंज से ख़रीदा जा सकता है जहाँ पे ये लिस्टेड हो. अब यहाँ पे पर्टिकुलर्स हैं, सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन एंड यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंजेस में ये लिस्ट हो सकते हैं. सेकेंड वी हैव GDR इज़ इन US डॉलर डिनोमिनेशन, यानी कि किसी और कंट्री की किसी और करेंसी की कोई भी डिनोमिनेशन एक्सेप्ट द US डॉलर वोंट वर्क. थर्ड वी हैव अ होल्डर ऑफ GDR कैन कन्वर्ट इट इनटू द शेयर्स.
जो GDR है, जो इंस्ट्रूमेंट है, वो उसे कन्वर्ट किया जा सकता है शेयर्स में, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। फोर्थ वी हैव होल्डर ऑफ GDR गेट्स डिविडेंड्स। अब जैसा कि एक इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड्स मिलते हैं, ऐसे ही एक GDR होल्डर को भी डिविडेंड्स मिलते हैं। फिफ्थ वी हैव होल्डर ऑफ GDR डज नॉट हैव वोटिंग राइट्स। Unlike equity shareholders, a GDR holder does not have a voting right. किसी भी तरह का मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन भी इनको अलाउड नहीं होता। Now I have some extra information for you. Many Indian companies such as Reliance, Wipro and ICICI have issued GDR. जो हमारी अपनी इंडियन कंपनीज हैं, फॉर एग्जाम्पल रिलायंस, विप्रो, ICICI, दे हैव ऑल्सो इशूड GDRs। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि GDR क्या होता है, फीचर्स क्या होते हैं GDR के, हमने वो भी समझ लिए, बट प्रोसेस क्या होता है जिससे GDR इशू होते हैं, आइए हम वो पढ़ते हैं। इशू प्रोसेस ऑफ GDRs। सबसे पहले है इशूइंग कंपनी। मान लीजिए ये कोई भी XYZ लिमिटेड है, कोई भी कंपनी है, बट हाँ इसका लिस्टेड होना बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी अमेरिकन या यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज में। फिर ये अपने जो शेयर्स होते हैं उन्हें हैंड ओवर करती है डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक को, यानी कि अपने डोमेस्टिक बैंक को। देन दिस डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक रिक्वेस्ट टू ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक, जो किसी भी फॉरेन कंट्री में लोकेटेड होता है, उससे वो रिक्वेस्ट करते हैं कि इन शेयर्स को GDR की तरह इशू करना है। देन दिस ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक्स कन्वर्ट वो करेंसी जो भी होती है जिसमें शेयर्स दिए जाते हैं उनको US डॉलर्स में कन्वर्ट किया जाता है एंड उसके बाद उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है बाहर इन ओपन मार्केट, जिससे फॉरेन इन्वेस्टर्स उसे खरीद पाते हैं। ये होता है हमारा प्रोसीजर GDR को इश्यू करने का। अब जैसे हमारे पास GDR था वैसे ही हमारे पास ADR भी है। ADR stands for American Depository Receipts. Now what is ADR? American Depository Receipts is an instrument which the non-US companies issue to the Americans in order to obtain foreign capital. अब जो non-US based companies हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी कोई भी लोकल कंपनी ले लीजिए जो कि ऑब्वियसली एक MNC हो जो दूसरी कंट्रीज़ में भी ऑपरेट करे, उसकी कोई स्टैंडिंग हो वर्ल्ड में, सो वो कोई भी नॉन अमेरिकन कंपनी हो सकती है जो ADRs इशू करे अमेरिकन्स को इन ऑर्डर टू रेज दी फॉरेन कैपिटल। अब हम फीचर्स देखते हैं ADR के एंड पता करते हैं कितने सिमिलर हैं ADR एंड GDR। सबसे पहले है अ सिंगल ADR कैन रिप्रेजेंट मोर देन वन शेयर। अब जो ADR है उसकी वैल्यू एक शेयर होना कंपलसरी नहीं है। सबसे पहले है हमारे पास अ सिंगल ADR कैन रिप्रेजेंट मोर देन वन शेयर। अब एक ADR का एक शेयर को रिप्रेजेंट करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो चाहे तो 10 शेयर्स को रिप्रेजेंट करे, चाहे 2 शेयर्स को रिप्रेजेंट करे, इट डिपेंड्स अपॉन द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड द पॉलिसी जो ऑप्शंस प्रोवाइड करती है। सेकेंड वी हैव इट कैन बी लिस्टेड एंड ट्रेडेड इन अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज। ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन्स को ही इशू किए जाते हैं और ये अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं एंड वहीं से इनकी ट्रेडिंग होती है। थर्ड वी हैव होल्डर ऑफ ADR डज नॉट हैव वोटिंग राइट्स। अब ये पॉइंट तो बिल्कुल सिमिलर हो गया GDR से। अ GDR होल्डर ऑल्सो डज नॉट हैव अ वोटिंग राइट। लाइकवाइज एन ADR होल्डर डज नॉट हैव अ वोटिंग राइट। Fourth, we have ADR is in US dollar denomination. Again, this is a huge similarity between GDR and ADR कि ये भी US dollar denominations में होता है। अब हम फिर से प्रोसीजर सीखेंगे, पर इस बार हम प्रोसीजर सीखेंगे ADR को इश्यू करने का। सबसे पहले है इशूइंग कंपनी।
अगेन दिस कैन बी सम XYZ कंपनी। ये अपने शेयर्स हैंड ओवर करते हैं डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक को, एंड आगे ये डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक रिक्वेस्ट करता है अमेरिकन डिपॉजिटरी बैंक को कि वो जो शेयर्स वो ट्रांसफ़र करने वाला है उसको सेल करें ADRs की तरह। अब ये अमेरिकन डिपॉजिटरी बैंक क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है उन शेयर्स की करेंसी को US डॉलर्स में। मान लीजिए उनकी एक्चुअल करेंसी रुपीस थी, पर क्योंकि ADRs फंक्शन ओनली ऑन US डॉलर डिनोमिनेशंस, इसलिए उनका कन्वर्शन इनटू US डॉलर्स इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। उसके बाद वो ओपन होता है अमेरिकन इन्वेस्टर्स के लिए, जो कभी भी खरीद सकते हैं एंड बेच सकते हैं अपने ADRs। अब हमने ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीट्स के बारे में पढ़ा, अमेरिकन डिपॉजिटरी रसीट्स के बारे में पढ़ा, तो हमारा इंडिया क्यों पीछे रह जाए। हमारे पास इंडियन डिपॉजिटरी रसीट्स का भी एक ऑप्शन है। अब वो होता क्या है, आइए वो पढ़ते हैं। IDRs are like GDR or ADR, except that the issuer is a foreign company raising funds from Indian market। यानी कि यहाँ पे जो इशूअर है वो कोई भी फॉरेन कंपनी है एंड वो पैसे रेज करना चाहता है इंडियन मार्केट से। IDRs आर रुपी डिनोमिनेटेड, जो यहाँ पे मनी डिनोमिनेशन है वो रुपीज़ है क्योंकि ये इंडियन मार्केट की बात हो रही है। दे कैन बी लिस्टेड ऑन एनी इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, किसी भी इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे इसको लिस्ट किया जा सकता है एंड देन ट्रेड किया जा सकता है। अब फीचर्स क्या होते हैं IDRs के, सबसे पहले है IDRs आर इशूड बाय एनी फॉरेन कंपनी। जो इनका इशूअर होता है वो कोई भी इंडियन कंपनी नहीं हो सकता, इट हैज़ टू बी अ फॉरेन कंपनी। सेकेंड वी हैव द IDRs कैन बी लिस्टेड ऑन एनी इंडियन स्टॉक एक्सचेंज। अब वो किसी भी इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, फॉर एग्जांपल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट किया जा सकता है एंड वहीं से उसे ट्रेड किया जा सकता है। थर्ड वी हैव a single IDR can represent more than one share, such as one IDR equals to 10 shares। अब ये फीचर सिमिलर हो गया ADR से, क्योंकि एक ADR एक से ज़्यादा शेयर्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। लाइकवाइज एक सिंगल IDR एक से ज़्यादा शेयर को रिप्रेजेंट कर सकता है। फोर्थ फीचर वी हैव the holders of IDR have no right to vote in the कंपनी। अब ये फीचर तो कॉमन है GDR, ADR एंड IDR में। अगर IDRs परचेज किए हैं तो कोई भी वोटिंग राइट नहीं मिलेगा, एज वेल एज मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन भी नहीं अलाउड होगी। फिफ्थ वी हैव द IDRs आर इन रुपी डिनोमिनेशन। अब जैसे कि ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीट एंड अमेरिकन डिपॉजिटरी रसीट थे US डॉलर्स में, क्योंकि वो US स्टॉक एक्सचेंजेस पे ही लिस्ट होने थे, तो यहाँ पे वो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होने हैं IDRs, इसलिए वो रुपी डिनोमिनेशन में है। अब लास्ट हम सीखेंगे इशू प्रोसेस ऑफ IDRs। सबसे पहले है इशूइंग कंपनी, जो होती है फॉरेन कंपनी। Like it cannot be any Indian company जो IDRs issue करवाए, it has to be a foreign company trying to raise funds from the Indian market। अब ये ओवरसीज कस्टोडियन बैंक को दे देते हैं अपने शेयर्स, like they hand over the shares to the overseas custodian bank। उसके बाद ये ओवरसीज कस्टोडियन बैंक जो होते हैं वो बात करते हैं इंडियन डिपॉजिटरी बैंक से, और इनको बोलते हैं कि हमें अपने शेयर्स को IDRs की तरह इशू करना है। सो दिस इंडियन डिपॉजिटरी बैंक व्हाट डज इट डू? सो दिस इंडियन डिपॉजिटरी बैंक व्हाट डज इट डू? वो जो भी शेयर की एक्चुअल करेंसी होती है उसको रुपीस में कन्वर्ट करके इंडियन मार्केट में इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए ओपन कर देता है, एंड देन इंडियन इन्वेस्टर्स उन्हें खरीद सकते हैं।
So this is the procedure for issuance of IDR. With this friends, our 7th chapter comes to an end. I hope आपके दिमाग में फाइनेंसेस कैसे रेस किए जाते हैं वो अब क्लियर हो गया होगा. कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी हो तो फील फ्री टू ड्रॉप अ कमेंट. Thank you.